कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कार्यशाला का आयोजन फ्रंटलाइन व्यक्तियों का सबसे पहले होगा टीकाकरण। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत सबसे पहले फ्रंटलाइन पर काम करने वाले व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स, आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। कम्युनिटी हॉल में जिले की टीकाकरण टीम ने स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण की कार्यशाला ली। शहर में कोरोना मरीजों का ग्राफ पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी मास्क को ही वैक्सीन माना जा रहा है। कोविड-19 को लेकर अब राहत भरी खबर आने के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू हो चुका है। सोमवार को जिले की टीम ने शहर में पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार के नेतृत्व में एक टीम कार्यशाला लेने के लिए कम्युनिटी हॉल पहुंची, जिसमें टीम के सदस्य नरेंद्र परमार, अविनाश दुबे कोविड-19 टीकाकरण ऑपरेशन गाइडलाइन के संबंध में प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। संबंधी बीमारी जानवरों जैसे ऊंट, चमगादड़ आदि में फैलते हैं। 11 मार्च विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका नामकरण कोविड-19 किया गया। नेक्स्ट स्लाइड। अभी कोई भी जब इन्फेक्शस डिजीज होती है, संक्रामक रोग होता है, तो उसके फैलने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई जल जनित होता है, कोई वायु जनित होता है। तो इसमें कई वाहक होते हैं बीमारी के। तो इसमें जो वाहक होते हैं वो है वायु के माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से होता है। तो उसके फैलने के दो तरीके होते हैं। एक तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट ड्रॉपलेट, या जो हम श्वास छोड़ते हैं उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, वो सीधे किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाए और वो व्यक्ति जो संक्रमित हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मेडिकल ऑफिसर, सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, एएनएम, एमओ, सीएचओ, बीपीएम, बीसीएम, कोल्ड चेन हैंडलर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने कई जिज्ञासापूर्ण प्रश्न ट्रेनर्स से किए, जिसका उन्होंने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया। डॉक्टर परमार द्वारा बताया गया कि टीकाकरण से किसी को भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई छोटी मोटी प्रतिकूल घटना होती भी है तो उसके लिए हमारी टीम उपस्थित रहेगी। अभियान के प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता व सुपरवाइजर्स को टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य रूप से इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का, लेकिन अन्य तंत्र भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उसमें अपने आहार नाल तो क्या लक्षण होंगे? दस्त, बुखार, किडनी के भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लीवर भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो आरंभ होता है वो श्वसन तंत्र से होता है, क्योंकि इसकी एंट्री जो है होती है वो श्वसन तंत्र के माध्यम से होती है। नेक्स्ट, रोकथाम और बचाव कैसे करना है? जब हमें ये मालूम हो गया कि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फैलने के जो तरीके हैं क्या है, तो उसी के आधार पर इसके बचाव के तरीके हैं हैंड हाइजीन, क्योंकि हम ज्यादातर खांसते हैं तो मुंह पे हाथ रखते हैं, या जो ड्रॉपलेट फोर्स के साथ हमारे निकलते हैं। एक व्यक्ति जब खांसता है तो लगभग 1 मीटर की दूरी तक ड्रॉपलेट के ड्रॉप्स फैलते, तो वो ड्रॉपलेट अगर किसी वस्तु या स्थान पर गिर जाते हैं और उनके संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो उसके ट्रांसमिशन के चांस ज्यादा होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मास्क तो है ही, इसके अलावा हर एक गतिविधि के बाद हमें हाथ धो लेना है, जिससे कि यदि हमारे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट के छूने पर जहां पर कि वायरस था अगर हुआ है तो उसको हम साबुन के माध्यम से सैनिटाइज कर दें। और आपको मालूम है, और सबसे बेस्ट जो सैनिटाइजर होता है वो होता है सोप। अगर साबुन के संपर्क में 20 सेकंड भी वायरस रहता है, नष्ट हो जाता है। और सबसे सस्ता और इजीली अवेलेबल सैनिटाइजर हमारा साबुन है। कभी कभी बार बार हाथ धोना संभव नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं सैनिटाइजर, जिसमें कि 90% अल्कोहल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा होता है मास्क, और मास्क
स्वस्थ व्यक्ति को भी लगाना है और जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको भी लगाना है, ताकि इन्फेक्टेड व्यक्ति का इन्फेक्शन भी सीमित रहे, दूसरे को ना फैला सके। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि एक व्यक्ति जब खांसता है तो लगभग 3 फीट की दूरी, 1 गज की दूरी तक ड्रॉपलेट फैल सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। तो अपने टीकाकरण में एक फार्मूला प्रचलित किया है, उसको बोलते हैं SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंस। ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम इसका इन्फेक्शन का स्प्रेड या फैलाव रोक सकते हैं। नेक्स्ट ये तो ही अपनी इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, कैसे फूलता है और कैसे बचाव किया जा सकता है, ये 3 बिंदुओं पर करने की बात की। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। लाभार्थियों को आगे के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए चतुर्थ वैक्सीनेशन ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। ऐसे क्षेत्र में जहां महिलाओं के हिजाब या पर्दे का चलन है, वहां महिला लाभार्थियों की पहचान के लिए व्यवस्था करें और इसके लिए एक महिला स्वयं सेवक की मदद लें। टीकाकरण स्थल पर भीड़ ना हो, इसके लिए लाभार्थियों को सिर्फ निर्धारित दिन जिसकी जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट के माध्यम से भेजी गई है, उस दिन स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। स्थल पर प्रवेश के बाद लाभार्थी प्रतीक्षालय में सत्यापन एवं टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करेंगे। प्रतीक्षालय और अन्य जगहों पर बैठने की व्यवस्था 2 गज की शारीरिक दूरी के साथ की जाएगी। टीकाकरण कक्ष में द्वितीय वैक्सीनेशन ऑफिसर होंगे जो दिशा निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड या अन्य फोटो ID के आधार पर लाभार्थी की पहचान को सत्यापित करेंगे। वैक्सीनेटर ऑफिसर यानी टीकाकर्ता के पास भी लाभार्थियों के नाम की एक प्रिंटेड सूची होगी। सत्यापित लाभार्थी को टीका लगाने के बाद वो कोविन एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे और उनको कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे। पुरुष वैक्सीनेटर अफसर महिला लाभार्थियों को टीका लगाते समय एक महिला अटेंडेंट का टीकाकरण कक्ष में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। वैक्सीनेटर ऑफिसर्स को लाभार्थियों व अपनी सुरक्षा के लिए टीकाकरण के समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीकाकरण शुरू करने से पहले और समाप्त करने के बाद साबुन से हाथ धोएं। त्वचा पर मौजूद किसी भी तरह के कट या घाव को कवर करें। लाभार्थी की त्वचा पर किसी तरह का घाव, चोट या दाग इत्यादि हो तो ऐसी जगह पर टीका न लगाएं। कोविड-19 टीकाकरण के लिए केवल AD सिरिंज का उपयोग करें। हर लाभार्थी के लिए एक नई स्टेराइल पैक AD सिरिंज का उपयोग करें। ऐसी AD सिरिंज जिनकी पैकेजिंग खुली हुई या फटी हुई है या जिनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, उनका उपयोग न करें। सिरिंज को पहले से भरकर न रखें। हर लाभार्थी को टीका लगाने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें। गाइडलाइन के अनुसार उपयुक्त कोविड-19 वैक्सीन की डोज व सही रूट से टीकाकरण करें। सुई को रीकैप न करें, इस तरह से आपको चोट लग सकती है। लाभार्थी को इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद हब कटर का उपयोग करके AD सिरिंज को हब से काटें और सिरिंज का कटा हिस्सा लाल बैग में डालें। इंजेक्शन लगाने के बाद सिरिंज को टेबल पर या ट्रे में न रखें। टीका लगाने के बाद वैक्सीनेटर ऑफिसर लाभार्थी को इन 4 मुख्य बातों के बारे में बताएं। 1. उनको कौन सा कोविड-19 टीका लगाया गया है। 2. लाभार्थी कोई भी एडवर्स इवेंट होने की स्थिति में निकटतम ANM, आशा या चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। 3. लाभार्थी को SMS द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक की तारीख और स्थान की सूचना दी जाएगी। 4.
टीकाकरण के बाद भी कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जारी रखें। टीकाकर्ता इन निर्देशों का पालन करके स्थल पर इंजेक्शन वेस्ट के सुरक्षित स्टोरेज को भी सुनिश्चित करें। 1. टीका लगाने के तुरंत बाद हब कटर से एडी सिरिंज के हब को काटें। 2. खून लगी हुई रुई को पीले रंग के बैग में डालें। 3. यदि कोई टूटी हुई वैक्सीन वायल है तो उनको नीले पंचर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करें। 4. कटे हुए सिरिंज की प्लास्टिक वाले हिस्से को लाल रंग के बैग में डालें। 5. अन्य सभी गैर संक्रामक म्युनिसिपल वेस्ट को इस बैग में डालें। हर दिन के अंत में इम्यूनाइजेशन वेस्ट को एकत्र करके उसके डिस्पोजल की व्यवस्था की जाएगी। टीकाकरण हो जाने के बाद लाभार्थी 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में प्रतीक्षा करेंगे, जहां उनकी देखरेख के लिए वैक्सीनेशन ऑफिसर तैनात होंगे। किसी भी AEFI के होने पर ये वैक्सीनेटर ऑफिसर को तुरंत सूचित करेंगे। केवल इन सभी महत्वपूर्ण चरणों और दिशा निर्देशों का पालन करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये सभी टीकाकरण स्थल सुचारू रूप से चले और वैक्सीनेशन ऑफिसर्स और लाभार्थियों को कोविड संक्रमण का कम से कम खतरा हो। प्रशिक्षण में बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर संजय पाटीदार, डॉक्टर राहुल विश्वास, डॉक्टर शोभना भाभर, डॉक्टर कपिल वर्मा, डॉक्टर रेणुका मीणा, बीईई BL सोनी, BPM भावना त्रिवेदी, BCM श्रुतिका भोंडवे, नवीन पांडे, नितेश उपाध्याय, दलपत सिंह कछावा व स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारी से लेकर जिला स्तर के कर्मचारी सभी शामिल होंगे। विद्यालय अब स्थान का जो चयन है वो अगर हमारी संस्था में उपलब्ध है और ऐसा स्थान हमारे पास है जहाँ 3 कमरे हैं जिसमें एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था है और अन्य मरीजों से दूर है, ऐसे स्थान का चयन करें। अगर हमारे पास ऐसे स्थान नहीं है, ऐसी स्थिति में हम सामुदायिक भवन या शासकीय विद्यालय या कोई अन्य भवन का चयन कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो टेट जैसी अस्थायी संरचना भी बनाई जा सकती, लेकिन अभी अपने पास जो हितग्राही का समूह छोटा है। पूरे जिले में लगभग 12-13 हजार से ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो और इतना बड़ा जिला है, अलग अलग संस्थाएं हैं, तो हमें प्रथम जो अपना विचरण चलने वाला है उसमें ज़्यादा समस्या स्थान की नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, भविष्य में अगर हमने बड़े स्केल पे बड़े पैमाने पर किया तो हो सकता है कि हमें अन्य स्थान भी लेना पड़े और हो सकता है कि टेंट वगैरह की व्यवस्था भी करना पड़े। यदि साइट स्वास्थ्य संस्था में नियोजित है तो उसे रोगी देखभाल क्षेत्र में पृथक होना चाहिए, जो मैं अभी बात बता चुका हूँ। नेक्स्ट, टीकाकरण स्थल कैसे स्थापित करना है, इसका फोन साइज बड़ा है, फुल करो ना उसको, PDF है क्या? PDF है PPT है? जैसा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जो कि भारत में आ चुका है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है, उसी के संबंध में आज हमारे ब्लॉक स्तरीय जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनकी एक ट्रेनिंग आयोजित की गई है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, कि किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, कितने सत्र होंगे, इस बारे में विस्तृत उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी के संबंध में हमारे जिला स्तर से PIO सर, जिला टीकाकरण अधिकारी द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसा कि अभी BMO सर ने बताया, सभी जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित भी किया गया है और जिला टीकाकरण अधिकारी महोदय द्वारा अपील भी की गई है कि आम जनता को या किसी को भी टीके से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम टीकों जैसा ये भी एक साधारण टीका है, उसी विधि से लगाया जाएगा। टीकाकरण के दौरान जो छोटी मोटी प्रतिकूल घटनाएं होती है वो दूसरे टीकों से भी होती है, जैसे बुखार आना, जगह लाल हो जाना, जगह का तापमान बढ़ जाना, ये इसमें भी हो सकता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमारी जो प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम है वो टीकाकरण स्थल पर हमेशा मौजूद रहेगी और बहुत जल्दी टीका आने वाला है। सभी को शुभकामनाएं। कोविड-19 के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करते हुए टीकाकरण करें और करवाएं। थैंक यू।
यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिला मुख्यालय से बड़ी संख्या में बैरिकेड्स, स्टॉपर्स व अन्य सामग्रियां पुलिस थाने को उपलब्ध कराए। स्थानीय पुलिस अब नगर पालिका के सहयोग से शहर के मुख्य मार्गों व बाईपास से प्रवेश होने वाले रास्तों पर इसे लगाएगी। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार सोमवार को सामग्री प्राप्त हुई है। अब यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सामग्री लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। निर्माण के लिए सोमवार को रमेश प्रजापत द्वारा माता लक्ष्मीबाई प्रजापत की स्मृति में 51,000 रुपए चेक राम तीर्थ समिति के सदस्यों को सौंपा गया। आज रमेश जी प्रजापत द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को लेकर 51,000 रुपए श्री राम जी के चरणों में भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी रमेश जी। भारत में राम मंदिर निर्माण को लेकर के बड़ा हर्ष और खुशी है। राम मंदिर निर्माण भव्य बने, इसको लेकर के हिंदू समाज ने एक ग्राम बस्ती की जो समितियां बनाई है, उन समितियों का उद्देश्य है कि राम मंदिर निर्माण जो भव्य बनने जा रहा है उसमें उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक का योगदान जो उसमें लगे। ऐसे इस समिति जो आज स्वयं मेरे द्वारा 51,000 रुपये का चेक आहुति के रूप में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर के भेंट किया जा रहा है। मैं अपनी माताजी की स्मृति में ये चेक भेंट किया है। प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताजी को चरणों में जैसे स्थान दिया है वैसे ही उनकी आत्मा को शांति प्रदान